सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे चर्चा की थी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सीव एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस में हम लोग कुछ इस प्रकार से छन्नी लगी होती है। छन्नी तो सब लोग जानते हैं ना। इसी छन्नी को हम लोग सीव बोलते हैं। ठीक है, इसी छन्नी को हम लोग सीव बोलते हैं। अब इस सीव में देखो ऐसा कुछ होती है। ठीक है, और इसमें इस जगह पे, ठीक है ना, इसको हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन व्यू बनाए इसका तो कुछ इस प्रकार समझो कि ये जो छेद होते हैं इसमें, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे आपके घर में आटा चलने वाली छन्नी होती है ना, जिससे आप लोग आटा चलते हो, उसको ही सीव बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरह ये भी सीव होती है। तो ये जो सीव होती है, इस छेद के डायमीटर पे ही सीव का डायमीटर हम लोग मानते हैं। 80 mm होता है, 20 mm होता है, 10 mm होता है, 4.7 mm होता है, 2 mm, 1 mm, इस तरह करते हुए 75 माइक्रोन तक की सीव होती है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि पहली जो सीव है ये 80 mm की है। नेक्स्ट सीव अपनी है 20 mm की, फिर है 10 mm, फिर है 4.75 mm, और आखिरी में इस पे लगा हुआ है पैन। ठीक है, ये है पैन, इसको बोलते हैं पैन। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सॉइल सैंपल को इस पे डालेंगे। ठीक, सॉइल सैंपल हमने यहाँ पे डाला। तो सॉइल सैंपल हमने लिया, मान लेते हैं 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में से जो 60 ग्राम होगा वो सॉइल सैंपल यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक, ये 60 ग्राम यहाँ से पास हो गया 80 mm की सीव से। ठीक, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो 60 ग्राम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 80 mm। ठीक, तो 80 mm से 60 ग्राम के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं 60 ग्राम, वो स्मॉलर है 80 mm से। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 ग्राम हमने सॉइल सैंपल लिया था और 60 ग्राम पास हो गए। तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज में निकालें तो कितना आएगा, 60%। ठीक, तो 60% ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर देन 80 mm। ठीक, ये समझ में आ गया। तो हम चाहे उसको स्मॉलर बोल लें चाहे फाइनर बोल लें। ठीक है, तो 60% के जो पार्टिकल्स है वो फाइन है आपके 80 mm सीव से। ठीक, अब मान लो कि यहाँ से 60 ग्राम जो है वो 20 mm से है। अब यहाँ से मान लो कि 50 ग्राम फंस गया और 10 ही ग्राम सॉइल पार्टिकल्स 20 mm से पास हुआ। तो क्या कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर देन 20 mm सीव। ठीक, तो 20 mm सीव से 10 ग्राम के पार्टिकल्स जो है वो फाइन है। ठीक है गाइस, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि D60 इक्वल टू 80 mm। तो D60 का मतलब होता है कि 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 80 mm। ठीक है ना, जो हम लोग ने यहाँ पे ये लाइन लिखी है 60% ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर देन 80 mm, तो इसको हम लोग D60 भी लिख सकते हैं। सेम जो यहाँ पे लिखा है 10 ग्राम पार्टिकल, तो इसको लिख सकते हैं D10 इक्वल टू कितने, 20 mm।
ठीक है। तो 20 mm की सीव से 10 ग्राम के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे सीव एनालिसिस करते हैं। तो सीव एनालिसिस में कुछ नहीं करते, सिंपल मान लो कि 100 ग्राम हमने सॉइल सैंपल लिया, उसको 80 mm में डाला। ये जो पूरी ये आपकी सीव होती है ये एक मोटर पे लगी होती है, ठीक है ना। और जिस प्रकार हम लोग आटा को चालते हैं उसी प्रकार ये जो अपनी सीव होती है आपस में छनती है, तो धीरे धीरे सारे पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पार्टिकल्स कितने mm का है। तो जो बड़ा पार्टिकल्स होगा वो 80 mm में फंस जाएगा। ठीक है, छोटा पार्टिकल्स 20 mm में आएगा, फिर उससे छोटा है 10 mm में, उससे छोटा 4.75 mm में, और उससे छोटा पेन में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें पार्टिकल्स मिल जाते हैं बड़े से छोटे साइज के। ठीक है ना, इसलिए हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार कि D60 = 80 mm। ठीक है गाइस, तो ये होता है इसका। अब बात आती है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसी में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसको हम लोग CU से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है D60/D10। ठीक, और इसी प्रकार सेम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इसको रिप्रेजेंट करते हैं CC से, और इसका जो फॉर्मूला होता है D²30/D60 × D10। तो ये जो चीज़ है ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये याद होने चाहिए सबको। अब यहाँ पे D60 क्या है? D60 आपका है कि 60% के जो पार्टिकल्स फाइनल हैं वो किससे, ठीक है, D10 पार्टिकल्स फाइनल देन। ठीक, उसी तरह D30 भी 30% से पार्टिकल्स आपके फाइन हुए। ठीक है, अब आपको या अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको दे रखा होगा कि D60 किस सीव से पार्टिकल mm के सीव के फाइनल हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ से ये चीज़ निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आती है कि जो हमारा वेल ग्रेडेड सैंड होता है, फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक, इसकी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है 6 से ज़्यादा। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 1 से 3 के बीच में। ठीक है, 1 3 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। किस केस में? जब हमारा वेल ग्रेडेड सैंड होगा। ठीक, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात होगी तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा 4 से बड़ा होगा और सेम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में होगा। ठीक, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं है फिर भी आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती हैं, अब ये सॉइल के वो पार्टिकल्स होते हैं जो 75 माइक्रोन साइज से छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये लिख लो लाइन तो याद रहेगी, द सॉइल पार्टिकल्स लेस देन 75 माइक्रोन साइज। ठीक है, तो 75 माइक्रोन साइज से छोटे होते हैं। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होती है वो स्टोक्स लॉ पे बेस होती है। तो द एनालिसिस
ये याद होने चाहिए आपको कि कौन सा एनालिसिस किस पे बेस्ड है। तो द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ पे वैलिड होती है। जो स्टोक्स लॉ होता है वो 0.2 mm से लेके टू 0.002 mm तक वेरी करता है। ठीक है ना, जो इसकी रेंज होती है, आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होने चाहिए वो इसी रेंज के होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि 0.2 mm से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट मोशन सेटअप हो जाएगा। अगर 0.2 mm से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंट मोशन सेटअप हो जाएगा। ठीक है, सेटअप हो जाएगा। और अगर क्या हो गया, एक सेकेंड, और अगर आपका 0.002 mm से छोटा होगा, स्मॉलर होगा तो ब्राउनियन मोशन सेटअप हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका स्टोक्स लॉ काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें याद रखना होगा कि हमारा जो सॉइल का पार्टिकल साइज होना चाहिए वो 0.2 mm से 0.002 mm तक होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये याद रखना, तभी हमारा स्टोक्स लॉ वेरी करता है। अब स्टोक्स लॉ से हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी होती है। तो बाय स्टोक्स लॉ the terminal velocity का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, v इक्वल टू गामा एस माइनस गामा डब्लू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ से स्टोक्स लॉ से पता चलती है, गामा एस माइनस गामा डब्लू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ठीक है, अब यहाँ से जब टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे पिपेट मेथड का यूज़ करते हैं। अब पिपेट मेथड कैसा होता है देख लो कि पिपेट कुछ इस प्रकार का होता है अपना। ठीक है, तो पिपेट का क्या काम होता है, हम यहाँ से लिक्विड को सक करते हैं। तो एक सॉइल सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ये जो सॉइल सॉल्यूशन लेते हैं तो हम लोग इसमें 50 ग्राम सॉइल मिलाते हैं 1 लीटर वाटर में। ठीक है, तो 50 ग्राम पर लीटर वाटर का हम लोग सॉइल सैंपल बनाते हैं। अब इसमें थोड़ी देर के बाद जो हमारे यहाँ का पार्टिकल्स होगा वो नीचे क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा। ठीक है ना, ये सेटल डाउन करेगा नीचे की तरफ। तो हम लोग कुछ समय के अंतराल पे पिपेट लगा के और इसको सक करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो पार्टिकल्स होगा वो कुछ समय के बाद टाइम टी इंटरवल पे यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें इस हाइट पे हमें इस पार्टिकल्स का पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो पिपेट से हमने सक किया और हमने यहाँ से ये निकाला। अब इसको निकालने के बाद हमें परसेंटेज फाइनर ऑफ डी निकालना है। परसेंटेज फाइनर देन डी, जिसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड पर सीसी एट डेप्थ h, स्मॉल h। ठीक है, स्मॉल h आफ्टर टाइम t। तो हमें सॉलिड का वेट पता चलेगा डेप्थ h के बाद और टाइम t के बाद, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड पर cc in the original
सस्पेंशन, ओरिजिनल सस्पेंशन। तो हमें ओरिजिनल सस्पेंशन में तो पता है कि कितना है, 50 ग्राम/लीटर। लेकिन जब टाइम टी के बाद डेप्थ एच पे हमें निकालना है कि कितना सॉइल के पार्टिकल्स इस वाटर में आएंगे, तो क्या करोगे कि हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर बना होगा ना पिपेट पे, तो इस 10 सेंटीमीटर तक हमें इसको सक करना है, इस सॉइल सैंपल को। ठीक है, तो अब इस सॉइल सैंपल में क्या करो, सक करोगे, इस सॉइल को लोगे बीकर में, और इस 10 सेंटीमीटर तक का जो अपना कितना लोगे, 10 ml। ठीक, 10 ml हमने सॉइल सैंपल सक किया पीपेट से और बीकर में रखा। अब इस बीकर को हम लोग ओवन ड्राइंग में रखेंगे, ओवन ड्राइंग मेथड से ओवन में रख के इसको ड्राई करेंगे, तो इसका जो वाटर होगा उसको इवोपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल सॉलिड पार्टिकल्स बचेंगे इस बीकर में, और फिर वहाँ से बटे 10 करके हम लोग यहाँ से कंसनट्रेशन इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, कि अपने 10 ml में कितने सॉलिड पार्टिकल सॉइल के आए। ठीक, और हमें नीचे वेट ऑफ सॉलिड पर सीसी इन द ओरिजिनल सस्पेंशन पता ही है कि 1 लीटर में 50 ग्राम था। ठीक, तो यहाँ से हमें परसेंटेज फाइनल देन डी पता चल जाएगा। बात समझ में आई क्या हुआ? एक बार फिर से पीपेट मेथड को मैं बता देता हूँ। तो पीपेट मेथड में कुछ नहीं करते हैं, अपना सॉइल का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है ना, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सॉइल डाला, तो हमें ये ओरिजिनल चीज़ पता चल गई। अब पीपेट लेके और 10 ml हम इसमें सक करेंगे। ठीक है, इसमें मुंह लगा के सक करते हैं। टाइम टी के बाद, कुछ समय के बाद टाइम टी पे हम लोग एच हाइट तक यहाँ पे डाल के पीपेट को सक करते हैं। ठीक, अब 10 ml जो अपना सॉइल सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन आया उसको बीकर में डालेंगे और फिर इसको ओवन में रख के इसके वाटर को एवोपरेट करते हैं। तो पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा ओवन के अंदर, सूखा सॉइल मिलेगी। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल्स जो मिलते हैं उसको हम लोग यहाँ से बटे 10 करके, बटे 10 क्यों करेंगे, क्योंकि 10 ml का हमारा ये लिया था हमने। ठीक है, सैंपल हमने लिया था, तो यहाँ से हमें कंसंट्रेशन इसका पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें परसेंटेज फाइनल देन डी, तो इसका क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू इक्वल टू एच बाई टी। एच क्या है, ये इसको स्मॉल एच लिख लेते हैं क्योंकि स्मॉल एच से हमने शो किया है, तो स्मॉल एच बटे टी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार हम लोग इस मेथड को पूरा करते हैं। ठीक, अब बात आती है इसमें कि हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। हेडिंग डालते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। तो कंसिस्टेंसी लिमिट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी लिमिट का सिंपल सा अगर हम समझे कि सॉइल की स्टिफनेस को चेक करना। ठीक है ना, सॉइल की स्टिफनेस को चेक करना। अब हम ये मान सकते हैं कि सॉइल हमारी सॉफ्ट है, सॉइल जो है वो क्या है, सॉफ्ट है, कि वो स्टिफ है, कि वो हार्ड हो गई है। तो हमें कंसिस्टेंसी लिमिट से पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं ये सैंपल लेते हैं, एक सॉइल सैंपल लेते हैं और इसमें सॉइल पार्टिकल्स अपने हैं। ठीक, अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हुए चलते हैं। ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इधर होगा वाटर कंटेंट परसेंटेज में। ठीक, इधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने इस सैंपल में पानी डाला। ठीक है, तो पानी डालना है,
तो पानी कहाँ जाएगा, इसके वॉइड में आएगा। ठीक है, पानी इसके वॉइड पे आएगा। ठीक, तो पानी अगर यहां तक आ गया तो क्या होगा, अभी इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। ठीक, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखो कि मान लेते हैं ये है इसका ड्राई वॉल्यूम। ठीक, अब ड्राई वॉल्यूम में हमने पानी डालते जा रहे हैं तो ये वाटर कंटेंट है, तो पानी जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो हमारा वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद हमारा ये जो सॉलिड पार्ट है ना, क्योंकि हमने जो सॉइल ली है वो सूखी सॉइल ली है, ड्राई सॉइल। ठीक है, तो ये अपनी सॉलिड में आएगा। ठीक, तो ये हो गया सॉलिड। अब जैसे हमारा वाटर डालते जाएंगे तो वाटर एक समय पे पूरा इस वॉइड में फिल हो जाएगा। बात समझना, वाटर डालना है, वाटर जो हो रहा है वॉइड को पूरा फिल कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये सैचुरेट कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये हमारा सॉइल सैंपल सैचुरेट कंडीशन में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आके हमने इसको सॉलिड ही माना। ठीक, तो ये जो होगा ये होगा अपना श्रिंकेज लिमिट को शो करेगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं WS। WS का मतलब है श्रिंकेज लिमिट। तो मतलब अगर हमारा सॉइल सैंपल सैचुरेट है, ठीक है, S=1, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ठीक, इतनी बात हो गई। अब क्या किया हमने, इसमें और पानी डाल रहे हैं। ठीक है, इसी सॉइल सैंपल में और पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है सॉइल के ये दूर दूर जाएंगे, दूर दूर भागेंगे। ठीक, अब दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और पानी भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार जाएगा। ठीक, और ये जो सॉलिड कंडीशन है ये किस में होगी, ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब सेमी सॉलिड में जब ये कन्वर्ट हो गई, ठीक, और पानी डाला, इस सॉइल सैंपल और पानी डाला तो ये सॉइल पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे। ठीक, तो पानी डालना है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया। तो अब ये जो सॉइल सैंपल है ये हमारा प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। ये सॉलिड स्टेट थी, ये सेमी सॉलिड स्टेट, अब हमारा प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा। मतलब कि हम इस सॉइल सैंपल को जैसे जिस रूप में भी रिमोल्ड करना चाहे वैसे इसको हम कर सकते हैं। ठीक, अब हमने और पानी डाला तो और पानी डालने से क्या होगा, ये सॉइल पार्टिकल बहुत ही दूर में चले, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब जो सॉइल सैंपल की स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी। वो कौन सी होगी, लिक्विड स्टेट होगी। ठीक है, इस बात को समझ पाए, और वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना श्रिंकेज लिमिट, ये है अपना प्लास्टिक लिमिट, और ये है अपना लिक्विड लिमिट। ठीक, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और लिक्विड लिमिट। तो इस प्रकार ये हमारी कंसिस्टेंसी होती है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि श्रिंकेज लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है और लिक्विड लिमिट क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। और गाइस, आपको कोई भी अगर किसी प्रकार की चीज़ नहीं समझ में आई हो या कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।